बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम चेज़ अप यूनिवर्सिटी की प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हालिया सूरत हाल के ऊपर है, कोविड के ऊपर। कोविड के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एसओपीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ और वर्कर के लिए, उस पर हम बात करेंगे। और आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अज़हर चुगताई साहब ने। डॉक्टर अज़हर चुगताई साहब पीड्स के बच्चों के जो है वो अमराज के माहिर हैं और चिल्ड्रन हॉस्पिटल और दीगर कराची के बड़े हॉस्पिटल में आप सर्व करते हैं। और माशाल्लाह फेसबुक के अंदर भी इन्होंने पेंडेमिक के अंदर बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। डॉक्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं, चूँकि वक्त हमारा हो चुका है, तो आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इसमें मुझे कुछ बोलना है शुरू में या आप कोई सवाल करेंगे? डॉक्टर साहब, आप अपनी गुफ्तगू रख लें इस हवाले से, और उसके साथ साथ हम जो है ना सवाल वक्फे वक्फे से सवाल भी करते रहेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तारुफ करवाया गया कि आज हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो वबा इस वक्त दुनिया भर में फैली हुई है, इसके मुतालिक कुछ जो हमें आगाही हासिल है उस पर कुछ बात कर सके। पहली बात तो ये कि हम सब अभी इसमें सीख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ है। इससे पहले कभी भी जो इस किस्म की शदीद वबा जो है वो आखिरी जो मिलती है, वो जो इतनी शदीद जो थी वो 1918 में मिलती है, और दरमियान में 2000 के आसपास जो है वो सार्स के नाम से चाइना के अंदर और हांगकांग और मशरक़ी बईद के अंदर, यानी फार ईस्ट के अंदर जो है मिलती रही आपको वो, लेकिन हमारे इलाके में वो नहीं पहुंची थी। लेकिन ये एक ऐसी वबा है जो जिसने इसको इस वक्त अफ्रीका से लेके एशिया और अमेरिका, जनूबी अमेरिका और हर खत्ते को मुतासिर किया है। तो ये वबा बुनियादी तौर पर जो है वो, अच्छा, एक इत्तेफाक की बात है कि जो मैं कल एक किताब पढ़ रहा था जो मेरे ज़ेरे मुताला है आजकल, रोड टू मक्का, अल्लामा असद की किताब है, और उसमें एक जिक्र है कि सऊदी हुकूमत के मलिक अब्दुल अजीज़, जो जिनकी फैमिली डायनेस्टी इस वक्त चल रही है, उनकी अहलिया का और उनके बेटे का भी 1919 में इंतकाल हुआ था उस इन्फ्लुएंजा की वबा में, जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम से लोग दुनिया में जानते हैं। कि कल इत्तफाकन है कि वो जब मैं उस सफ़े से गुजरा तो मैं एकदम चौंका, क्योंकि किताब तो 1952 में लिखी गई है, 1952 के अंदर ये किताब लिखी गई है। तो ये नहीं कह सकते कि अभी का जो है वो सिलसिला है कोई, ये पुराना जो है वो सिलसिला था। बहरहाल वापस बैक टू द टॉपिक। ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। सबसे पहले इसको हम समझ लें कि वायरस क्या होता है और बैक्टीरिया क्या होता है। आपने बहुत सारी बीमारियां सुनी, टाइफाइड आजकल बहुत कॉमन चल रहा है। तो टाइफाइड के अंदर जो है वो बैक्टीरिया का हमला होता है आपको खाने पीने के जरिए। आप उसका इलाज कर लेते हैं, आप उसका टेस्ट करते हैं, इलाज कर लेते हैं। लेकिन वायरस ऐसे हैं बहुत सारे कि जिनका अभी तक आपके पास कोई इलाज नहीं। अच्छा, ये जो कोरोना के नाम से वायरस है, इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसमें क्राउन की तरह जो है इसके ऊपर जो इसके हॉल के ऊपर, शेल के ऊपर वो है। तो ये बेसिकली जो है वो एक आरएनए वायरस है। जो लोग थोड़ा साइंस के स्टूडेंट रहे या बायोलॉजी में रहे तो आरएनए और डीएनए को समझते हैं। तो डीएनए हमारा जो जेनेटिक कोड है जो हमें अपने वालिदैन की तरफ से मिलता है, और वो कोड जो है वो उसको ऑल्टर्ड जो है वो अभी तक ये नहीं किया जा सका कि टोटली उसको ऑल्टर किया। उस पर स्टडीज चल रही हैं, जीन मैपिंग हो चुकी है दुनिया के अंदर कि इंसानों में कौन कौन से जीन है और क्या क्या करते हैं। आप मुस्तकबिल की साइंस में इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा कि आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाती हैं। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। वायरल इन्फेक्शन है, सांस के जरिए लगने वाला इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी वायरस कहलाता है ये। और इसका साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें जो है वो होता ये है कि ये वायरस जब कोई खांसता और छींकता है या गुफ्तगू करता है, तो आपने देखा होगा ना, अक्सर लोग गुफ्तगू करते हैं तो थूक भी उड़ता है उनके ऊपर, तो उससे हम लोग बड़ा अजीब सा अपने आप को फील करते हैं। तो ये वायरस जो है जब कोई गुफ्तगू करता है, कोई सांस ले रहा होता है, कोई छींक रहा होता है, कोई खांस रहा होता है, तो अब अगर मैं छींकने के बाद अपनी नाक को यूं साफ कर दूं, अपने मुंह को यूं साफ कर दूं, तो मेरे हाथ पे भी लग गया।
अभी मेरे हाथ के ऊपर जो है काफी देर तक जो है वो ये लाइफ रहता है, जिंदा रहता है। अब उसी हाथ से मैंने किसी और हाथ से हाथ मिला दिया, मैंने उसी हाथ से अपनी आंख को थोड़ा सा रगड़ दिया, जो खुजली हुई मैंने आंख को रगड़ दिया, तो वो हो सकता है कि छींकने से, उसके दूसरे बंदे के छींकने से मुझे ना लगा हो, लेकिन मैंने जो उससे हाथ मिलाया था, जो उसने सफाई नहीं की थी, और मैं उस वायरस को लेके चला और थोड़ी देर बाद जाके मुझे अपनी कहीं आंख, और मैंने अपनी नाक में जो है, आदतें हमारी खराब है ना, तो उससे जो है वो हमने इस वायरस को एक्वायर कर लिया। ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन है, इसको एक लाइफ सेल चाहिए अपनी ग्रोथ को करने के लिए। तो हमारे जिस्म के अंदर नाक के जरिए, मुंह के जरिए, आंख के जरिए दाखिल हुआ, और उसके बाद हलक के पिछले हिस्से तक पहुंचा ये वहां पर, और वहां पर जो है वो इसने जो है वो एंडोसाइटोसिस कहते हैं हमारी जबान के अंदर, यानी सेल के अंदर दाखिल होना, वो जो है वो उसके अंदर ये दाखिल हुआ। मैकेनिज्म जो है वो बहुत तफसीली है, आप कहेंगे तो ज़रूर बता दूंगा कि ACE2 रिसेप्टर्स कहलाते हैं, और उनके ज़रिए इसको जो है वो मदद करते हैं। तो सहूलतकार जो इसके हमारे जिस्म में मौजूद है, आज की टर्म इस तरह से समझ लें आप, वो सहूलतकार इसको सहूलत देते हैं। ओके कमान यू आ जाओ, बस तुम आगे, अब अंदर आ जाओ। वो दरवाज़ा खोलते हैं, ये अंदर जाता है, और वहाँ जाकर करने का काम जो ये होता है कि किसी भी जगह पर कोई जब कोई कब्जा करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, आज के दौर में टेलीकम्युनिकेशन को कब्जा करता है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन को कब्जा करके पूरे मुल्क में एक न्यूज़ फैलाई जाती है कि जनाब अब फलां हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और अब फलां हुकूमत आ गई है। वायरस भी यही करता है। वायरस ये करता है कि एंडोसाइटोसिस के जरिए आपके जिस्म के सेल में दाखिल हुआ, और वहां पर जो जेनेटिक मशीनरी है उसको इसने कब्जा कर लिया, और लाखों की तादाद में अपने जैसे सेल जो है प्रोड्यूस कर दिए, अपने जैसे वायरसेस प्रोड्यूस कर दिए, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होकर खून के बहाव के साथ या आपके जिस्म के हर हिस्से में पहुंच गए। अब आप ये नहीं कह सकते अब ये सिर्फ सांस का मर्ज है, अब ये आपके गुर्दों में है, अब आपके दिल में है, अब आपकी जो है वो पेट के अंदर है, अब आपके हर हिस्से के अंदर ये पहुंच चुका है। जो नई स्टडीज अब मौजूद हैं, जिस तरह शुरू में था, मैंने जिस तरह बताया आपको कि हम सब लोग जो है वो, जाहिर बात है मैं बेंच साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, क्लिनिशियन हूँ, लेकिन बेंच साइंटिस्ट की रिसर्च को जब पढ़ा तो उसके अंदर बेंच साइंटिस्ट उनको कहते हैं जो बैठ कर और रिसर्च करते हैं वायरसेस पर, बैक्टीरियाज पर, मेडिसिन पर, उनके असरात के ऊपर, और फिर हम क्लिनिशियंस उसमें शामिल होते हैं और उसके जो है वो इफेक्ट को देखकर फिर रिकमेंडेशन देते हैं कि इसको इस तरह होना चाहिए। तो जब उस रिसर्च को पढ़ा तो उसमें ये पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ फेफड़े या लंग्स तक महदूद नहीं है, कि जिस्म के हर हिस्से में तूफान मचाता है तबाही का। ठीक है, एक चीज जो नई टर्म जो इस्तेमाल हो रही है, जो पिछले चंद हफ्तों से इस्तेमाल हो रही है, उसको कहते हैं CSS। ये हमारा वाला CSS नहीं है, वैसे ये सुपीरियर सर्विसेज का CSS नहीं है, ये CSS है, साइटोकाइन स्ट्रॉम सिंड्रोम। सिंड्रोम उस बीमारी को कहा जाता है जिसपे अभी बातचीत जारी है, जिसपे कोई बिल्कुल पर्टिकुलर नाम या कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या पर्टिकुलर पैथोजेनेसिस नहीं दी गई, वो भी सिंड्रोम कहलाता है। तो साइटोकाइन जो है वो हमारे जिस्म के अंदर कुदरत का वो निज़ाम है जो मदाफ़ियत का या और बहुत सारे कामों के अंदर मुआविन साबित होता है। इसको इस तरह से समझ लें कि हम एक रिपोर्ट देखते हैं, आपसे आमतौर पर डॉक्टर कहता है ना कि आपको बुखार है, जाके CBC करवा लीजिए, आप करवा के ले आते हैं, उसके अंदर वो देखता है जनाब इसमें व्हाइट सेल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ये बहुत कम हो गए। दोनों सूरतों में व्हाइट सेल अगर बहुत बड़े हुए तो आपको डॉक्टर कहता है ओ सर आपको तो जो है वो इन्फेक्शन है, अब आप ऐसा करें कि ब्लड कल्चर करवाएं, और मैं आपको ये एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, ओरल इंजेक्टेबल जो भी है, ये आपने इतने अरसे खानी है। तो ये व्हाइट सेल जो होते हैं ये जिस्म के अंदर ये पुलिस फोर्स का काम करते हैं। कहीं हंगामा होगा, पुलिस को वहां पहुंचना चाहिए, पहुंच के उस हंगामे को खत्म करना चाहिए। अब अगर पुलिस हिमाकत करेगी तो जाहिर बात है हंगामा बढ़ जाएगा, यही होता है ना। उसको मजीद इस तरह से ले लें, मिनेसोटा अमेरिका में एक शख्स की गर्दन पर पांव रखा गया 9 मिनट तक, और वो कहता रहा कि आई कांट ब्रीथ। पुलिस वाले ने पांव नहीं हटाया उसकी गर्दन से, जमीन पे उसको लिटाकर मर गया वो। एक शख्स की मौत होगी, बड़ी बात है, एक अवॉइडेबल मौत थी, गिरफ्तार कर लिया था, हथकड़ी लगाते ले जाते उसे, लेकिन बहरहाल वो मर गया। उसके जवाब में हंगामे फूटे, लोगों ने एहतजाज किया, पुलिस ने उसके ऊपर फायरिंग की, जलाओ घेराव शुरू हुआ,
और नतीजतन अमेरिका की कई रियासतों के अंदर वो फैल गया। वो जब फैल गया तो वो फिर वहां पे जो पुलिस ने मजीद तशद्दुद किया और वो हुआ। आखिर में क्या हुआ, हंगामे बहुत बढ़ गए। अब वहां पर हंगामे बढ़ गए, पुलिस के काबू में नहीं रहे। जिस्म के अंदर भी यही होता है। व्हाइट सेल अगर रिएक्ट सही तरह से कर दें, सही तरह से रिएक्ट कर दें तो वो नहीं होता। तो कभी कभी व्हाइट सेल्स जो है वो हमारे नादान दोस्त वाला काम कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर गए, जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर गए तो कोलेट्रल डैमेज जिसे कहते हैं ना, कि आसपास के सेल्स को भी नुकसान पहुंच गया। तो व्हाइट सेल को तो नहीं पता ना मुझे क्या कितना रिएक्शन करना है, ये कितना खतरनाक हो। कहते हैं बाहर से कोई चीज आ गई है, एक ये कोरोना वायरस जिस्म के अंदर आ गया है, तो लेट्स कम्बैट विद हिम। तो वो उससे लड़ने के चक्कर में उसको साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम कहते हैं। साइटोकाइंस वो आपके केमिकल जो अल्लाह ताला ने आपकी जिस्म की हिफाजत के लिए और जिस्म के बेनिफिट के लिए रखे हैं, वो अगर नादान दोस्त वाला काम करें, ओवर रिएक्ट कर जाएं, तो वो स्टॉर्म आ जाएगा, तूफान आ जाएगा जिस्म के अंदर। उसके नतीजे में जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स खराब हो रहे हैं और हम उसको फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया आपकी बीमारी। अब बीमारी तो मुल्क में या दुनिया में है, उसका हल भी निकाला गया। फौरी तौर पर मुख्तलिफ ममालिकों ने लॉकडाउन किया, फ्लाइट्स बंद हो गई, लोगों से कहा गया कि घर में रहें और कोशिश करें कि ना मिलें और बिला ज़रूरत, बिल्कुल बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, मतलब अपने ग्रोसरी के लिए निकलें और वो तमाम चीज़ें। शुरू में इस पर अमल भी हो गया। अच्छा, अब उसके नतीजे में आपके पास जो है वो कुछ थोड़ी सी जो है वो स्लो डाउन होने के इम्कानात हुए थे, लेकिन फिर हम लोगों ने खुद हमने जो उनकी पाबंदी नहीं की, और पाबंदी नहीं की और अब वो फैलती जा रही है। तो 60-70 हज़ार के करीब हमारे मरीज हो गए। बचने का क्या तरीका हो सकता था, हो सकता है और रहेगा? बहुत 3 छोटी छोटी बुनियादी सी बातें जिसको अगर हम जो है वो अपने ऊपर लागू कर लें, तो एक तो ये कि हम बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मेरी ज़रूरत क्या है, मेरे घर में दाल, चीनी, आटा, जो चीज़ें ज़रूरत है वो आ जाएं। मैं रोज़ कमाने वाला हूँ तो चलें ठीक है, अगर मैं दिन में एक मरतबा भी निकल रहा हूँ तो हिफाजती इक़दाम के सामने निकलूँ। अब लोग कहते हैं जी मास्क अवेलेबल नहीं है, घर में कपड़े का मास्क बना लें। पहले कपड़े के मास्क पे थे, लेकिन कम से कम कुछ तो सेफ्टी होगी। मेरी नाक खुली हुई है और मैं किसी किराने की दुकान पर जाता हूँ और वहाँ जो है 6 लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, थोड़ा फासले पे खड़ा हो जाऊँ, अपनी बारी का इंतज़ार कर लूँ। ये कह दूं कि यार मेरी बारी, मैं पीछे खड़ा हूँ, मेरी बारी, मुझे नंबर बताओ तो 3 या 4 नंबर जो भी है। ये कुछ मॉडिफिकेशन अपनी लाइफ में हमें करनी पड़ेंगी। नहीं करेंगे तो नुकसान किसका हो रहा है? हुकूमत का तो जो होगा वो होगा, लेकिन मेरा भी तो हो रहा है ना। मैं अगर घर का सरबराह कमाने वाला और घर का सरबराह अगर दुनिया से चला गया तो किसके सहारे छोड़ के जा रहा हूँ? या अगर मेरी माँ चली गई तो नुकसान किसका हुआ? किसी का और का नहीं हुआ, मेरा हुआ। 3 बुनियादी चीजें कर लें। बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना है, हमने कोशिश करनी है कि अपने घर में रहें। साबुन से बार बार हाथ धोना है। मैं आपको सैनिटाइजर की बात भी नहीं कर रहा कि महंगा होता है और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन लाल साबुन जो है, जो हमारे घरों में पहले भी इस्तेमाल होता रहा भी है, कि जो भी साबुन अवेलेबल हो आपके पास, उससे अगर आप 20-25 सेकंड के लिए अच्छी तरह साबुन से हाथ धो लें, हर तरफ उसको करके, ये मूवमेंट्स जो है वो अब तो वीडियो यूट्यूब पे इतनी है कि दोबारा बताना जो है वो मेरा ख्याल है कि फायदेमंद नहीं होगी। तीसरी चीज, सबसे अहम चीज है मास्क का इस्तेमाल। कि हम अपने घर से बाहर किसी भी जरूरत से निकल रहे हो तो मास्क लगाया हुआ हो हमने, और अगर हमारे आसपास लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव रोल अदा करें और उनसे भाई मास्क लगा लो यार, मेरी हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, और जो सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। ठीक है ना, हो सकता है कि मुझे कुछ ना हो, लेकिन मैं बाहर से कोरोना वायरस अपनी नाक में लेके आ जाऊं और घर आके अपनी बूढ़ी माँ से मुलाकात करूं, उसके साथ बैठ के खाना खाऊं, अपने बच्चों से मुलाकात करूं, और मैं जो है वो नाक के जरिए वायरस शेड कर रहा हूं, दे रहा हूं, तो इसमें किसका किसका नुकसान है? मेरा ही नुकसान है ना। तो अपने फायदे की खातिर, किसी और का फायदा नहीं, हम खुद गर्ज बन जाएं, बिल्कुल 2 मिनट के लिए खुद गर्ज बन जाएं कि हमने अपना फायदा करना है। किसी और का फायदा हो तो अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसको बोनस करेगा, लेकिन अपना फायदा तो करें ना, अपना ख्याल तो करें। तो ये वो बुनियादी तीन चीजें जो मैंने आपको बताई, मास्क, बार बार हाथों को साबुन से धोना, और घर से बिला जरूरत बाहर नहीं निकलना।
अब जाहिर बात है अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता किसी को हो गया, इन तमाम एहतियात। अच्छा, मास्क में एक चीज़ और क्लियर कर लूँ कि एक मखसूस मास्क N95 का इतना ज़्यादा चर्चा हो गया कि हर एक उसके पीछे लगा हुआ है। महंगा भी है, अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, और दूसरी बात हमें ज़रूरत नहीं है। मैं अगर आईसीयू में जा रहा हूँ बतौर डॉक्टर, जहाँ पे कोरोना के मरीज को देखना है, अव्वल तो मैंने अभी तक देखा नहीं कोई ऐसा, इसलिए मैंने देखा नहीं कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, बच्चों में कोरोना खासा कम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खासा कम है, वरना पता नहीं क्या हमारे लिए हो जाता और हम किस बड़ी अजाब में मुब्तला हो जाते, क्योंकि बच्चों को नाक को और कान को और हाथ को मुंह को हाथ लगाना, इससे रोकना नामुमकिन सी बात है। तो बहरहाल N95 मास्क जो है वो उन लोगों के लिए है जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो रेडियोग्राफर हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, मतलब जो हेल्थ से मुताल्लिक लोग कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो उस मखसूस लिबास का हिस्सा है। इसको PPE कहा जाता है, प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो उसमें से वो लिबास नहीं है, उसमें मास्क भी है, उसमें वाइजर भी है जिसको शील्ड कहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए मखसूस है। मेरे और आपके लिए, मैं डॉक्टर उसके बावजूद मैं क्लिनिक अगर कर रहा हूँ तो सिंपल सर्जिकल मास्क जो है उसको मैं पहनूं और उसके जरिए जो मैं अपनी बचत कर सकता हूँ, फासले से मरीज को देखूं। हमने गाइडलाइंस भी जारी की थी पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने और PMA ने कि अगर हमें मरीज का सीना सुनना जरूरी है तो हम उसकी बैक से जाके सुन लें, फ्रंट से ना सुने कि फ्रंट पे आपका स्टेथोस्कोप 6 फीट लंबा नहीं होता, तो बैक से जाके सुने। तो इस किस्म की सारी चीजें हमने की हैं। और अब अगर किसी को कोरोना हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह तो हम सबको महफूज रखे इस वबा से कि हम नहीं लड़ सकते। टीवी पे जो चलने वाला ऐड है, मुझे इससे बड़ी हैरत होती है। हमने लड़ना नहीं, हमने बचना है। हम लड़ तो सकते नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, इलाज के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, हम सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। किसी को अगर कोरोना हो गया है और उसको कोई अलामात नहीं है, तो सबसे पहला काम अपने घर के अंदर आइसोलेट हो जाए, एक कमरे के अंदर मखसूस हो जाए। अगर उसको ये सहूलत हासिल है कि उसके घर में अगर 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, तो एक कमरे में अपने आप को बंद कर ले। उसके घर वाले उसको खाना कमरे के दरवाजे पर रख दे, डोर को नॉक कर दें, या आजकल तो मोबाइल सबके पास होते हैं, मोबाइल से बताएंगे खाना ले लीजिए। खाना खाने के बाद उसके पास अगर अपना वॉशरूम अलग से है, ये अगर सहूलत अल्लाह ने उसको दी है, तो वो खाने के बर्तन जो है वो किसी डिटर्जेंट से या उससे धो के बाहर रख दे वापस, और फिर मोबाइल कर दे कि जनाब ये हो गया। अपने कपड़े अगर खुद धो लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर बिलफर्ज कपड़े धोने भी किसी और को हैं तो वो फिर ग्लव्स के साथ उनकी हैंडलिंग कर लें, ठीक है। एक कमरे का मकान है, बहुत ही बुरे हम जो है वो माशी सूरत हाल के अंदर हैं, तो और हम जो है वो खौफजदा हैं। और मेरा मशवरा तो सबसे पहले ये होगा कि हुकूमत के क्वारंटाइन सेंटर में चले जाएं, ठीक है ना। ये कहना कि हुकूमत कुछ नहीं कह रही, ये मेरा ख्याल हिमाकत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल हुकूमत ने किया, उसमें कमी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है वो हुकूमत कोई जो है वो कोई जल्लाद हुकूमत है और हम पे जो है वो उसने छुरी चलाने का फैसला कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारी सहूलियात अब हम आदि हैं कि जी मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, तो वो फिर मैं उसका इलाज तो नहीं कर सकता। तो हुकूमत के क्वारंटाइन सेंटर में चले जाए, नहीं जाना चाह रहे, बड़े मसाइल हैं। किसी छोटे इलाके में आपको आसपास क्वारंटाइन सेंटर ही नहीं है और एक कमरे का मकान है, तो भाई किसी कोने में बैठ जाओ, घर में मुस्तकिल मास्क लगाओ, अपने प्यारों से कम अज कम 6 फीट का, और मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर एक कमरा है तो अगर 10 फीट का कमरा है तो एक कमरे में एक कोने में एक हो, एक कमरे में कोने में दूसरा हो। तो इस तरह बैठें और इस तरह रहें और कोशिश करें कि उनसे मेल जोल आपका जो है वो एक तरह से आप समझ लें कि सोशल बॉयकॉट कर लें। इसी वल्ला वास्ते का सोशल बाइकाट है, अपने प्यारों को बचाने के लिए सोशल बाइकाट है, अपनी तरफ से कर लें, अपने ऊपर इम्पोज कर लें, अपने ऊपर लागू कर लें, ठीक है। इसी तरह दवाओं के इस्तेमाल के अंदर शदीद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। रोज़ाना देख रहे होते हैं हम फेसबुक पे, इधर से उधर से मिलती रहती हैं, टेलीफोन कॉलें भी बेतहाशा आती हैं, मैं ये इस्तेमाल कर लूँ, मैं वो इस्तेमाल कर लूँ। तो दूसरा मेरा मशवरा ये है कि दवाओं से एहतियात बरतिएगा। दवाएं सिर्फ वो इस्तेमाल होंगी जो आपका मालिज, आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर आपको कहेगा। तो अगर आपका कोई फिजिशियन डॉक्टर जानने वाला है तो उससे रिक्वेस्ट करके, या जिसको आप दिखाते हैं आमतौर पर, उससे रिक्वेस्ट करके उसका नंबर ले लीजिए। और मेरी अपनी डॉक्टर भाइयों से बहनों से गुजारिश है कि इन हालात में थोड़े से अपने आराम के औकात को कम कर लें, कोई हर्ज नहीं है। अगर रात के 2 बजे कोई कॉल आती है तो उसमें झल्लाहट के बजाय उसको अच्छे अंदाज में जवाब दे दी।
यकीन है कि अल्लाह इसका बेतहाशा अजर आपको देगा। तो आपका आपके डॉक्टर से रब्ता बहुत ज़रूरी है। अलामात क्या हो जिस पे अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, मैंने आपको 2 बातें बताई, कोरोना पॉजिटिव हो गए, अलग हो जाएँ, मास्क लगा लें, खाने के मामले में थोड़ा-सा फास्ट हैंडलिंग करें, कपड़े धोने के मामले में अगर खुद कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है, तो जो हैंडलिंग कर रहे हैं कपड़ों की आपकी, वो मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के आपके कपड़ों को हैंडल करें। उनको अलग धो लें, गर्म पानी से धो लें, सिंपल डिटर्जेंट गर्म पानी से धो लें। अगर अलग धोने की बजाय गलती से मिक्स भी हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, आज से आप अपना उसूल बना लें कि सारे कपड़े गर्म पानी में धो देंगे, सारे कपड़ों में थोड़ा डिटर्जेंट ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। खर्चा थोड़ा सा ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन उस बीमारी के अंदर जो खर्चे अस्पताल के अंदर आपके, और जो कोफ्त और जो तकलीफ आपको होनी, उससे बचने के लिए ज़रूरी है। अब रहा आपकी बात कि जो है वो कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप ये सोचें कि अब ये बात काबू से बाहर हो रही है, कि मैं अब घर में नहीं रहना चाहिए मुझे, अब मुझे निकल के कहीं जाना चाहिए। तो एक तो बात है कि आपका डॉक्टर से रब्ता होगा, तो अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको क्या हो रहा है। कई अलामात इसके अंदर हैं, सारी की सारी नज़ले वाली अलामात हैं, तो इसलिए जब कन्फ्यूजन इसके अंदर बहुत होता है कि ये है कि नहीं है, तो उसमें सबसे बेहतर रवैया यही कि अपने डॉक्टर से रब्ता रखें, तो आपको बता देगा कि जनाब ये हाँ मुमकिन है, टेस्ट करवाओ नहीं करवाओ, आपका डॉक्टर आपको मशवरा दे देगा। अगर हम सबके टेस्ट करवाने लगे तो इतने तो वसाइल हमारे पास है भी नहीं, इतनी तो किट्स भी हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, 22 करोड़ किट्स कि हम उनको टेस्ट कर दें। तो इसलिए डॉक्टर से रब्ता आपका ज़रूरी है बहुत। अलामात क्या हैं? वही नज़ला, खांसी, खुश्क खांसी। खुश्क खांसी का क्या मतलब होता है कि आप खांस रहे हैं, खांसते चले जा रहे हैं आप, और आपको ज़रा सा भी जो रतूबत, बलगम ऐसा नहीं लग रहा कि प्रोड्यूस हो रहा है। वरना खांसी के बाद आप तौर पे आप खंगार के उस बलगम को आप फेंकते हैं ना सिंक में कहीं पर, तो वो आपको लगेगा कि जनाब ये बलगम तो आज बन ही नहीं रहा। बुखार है आपको तेज, आपके जिस्म में दर्द है, यानी ऐसा दर्द है आपको, आप ये समझ रहे कि यार आज तो कमर टूट गई मेरी, आज तो जिस्म इतना शदीद दर्द हो रहा है मेरा कि मेरी कमर टूट गई और कोई मुझे मदद मिल जाए। इस किस्म का दर्द है आपको, टांगों में खिंचाव है आपको, डायरिया लग गया है ऑल ऑफ अ सडन। आपने कहा पिछले 3 दिन में तो मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं, कहीं बाहर से भी खाना नहीं खाया, 4 दिन 5 दिन हो गए मुझे, और ये डायरिया कहाँ से शुरू हो गया? ये भी एक अलामत है, ठीक है ना। तो शदीद सर में दर्द, नज़ला, खांसी, खांसी खुश्क किस्म की खांसी, बुखार, डायरिया, कमर तोड़ दर्द, ये बड़ी बड़ी अलामात हैं आपकी, ठीक है। इसमें कुछ अलामात ये भी कहते हैं कि सूंघने की और जायका महसूस करने की हिस्स, द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये आपका जो है वो ख़त्म हो जाए। ये स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो एक बड़ी चीज़ है, तो आपको फ़ौरन जो है अपने डॉक्टर को बताना है। ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद आपका हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसी अलामात हो कि आपको घर से निकलना है या एम्बुलेंस कॉल करनी है। वो ये है कि आप कहें कि मुझे सांस में तकलीफ होने लगी है, चेस्ट पे भारीपन सा महसूस हो रहा है, मेरी सांस में घुटन महसूस हो रही है, सांस मुझे लंबे लंबे लेने पड़ रहे हैं, मेरी सांस की रफ्तार बढ़ रही है, मैं हाँपने लगा हूँ। अब मैं इस तरह की सांस में, तो ये कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसमें हमें जो है वो डॉक्टर के पास, या सॉरी अस्पताल हमें जाना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और हैं कि जिन लोगों को बुनियादी तौर पे दमा पहले से मौजूद है, वो तेज़ी से ख़राब होंगे। तो ये मत सोचे कि मेरा दमा ख़राब हो रहा है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव और आपको दमा भी है, तो इस बात की अलामत है कि आप रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर जा रहे हैं। फ़ौरन आपको जाना है अस्पताल, ताकि वहाँ पे आपका एक्सरे, सीटी स्कैन और आपको ऑक्सीजन दी जा सके और आपका इलाज सपोर्टिव केयर के ज़रिए वो शुरू किया जा सके। तो ये वो चीज़ है कि आपका अगर जो बुनियादी चीज़ है जिस पे आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करके और अस्पताल की तैयारी करनी है। अच्छा, उसमें इंतज़ार भी नहीं करना है कि रात के 2 बजे तो कौन सा अस्पताल खुला हुआ होगा। ये भी एक अजीब मिथ है हमारे मुल्क की, या पता नहीं मुझे मेरे मेरे शहर कराची की, कि ईद के दिनों में कॉल आती है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को डायरिया हो गया है, क्या करूँ? अच्छा, मैं बताता हूँ जी, ये करो। चंद घंटों बाद फिर कॉल आती है कि मुझे डायरिया मेरे बच्चे को हो गया, बढ़ गया और आज 15 मोशन हो गए। अब मैं उससे अगर कहता हूँ कि आप इस वक्त अस्पताल चले जाइए, तो पहला सवाल होता है अस्पताल में कोई होगा इस वक्त? तो मेरा कभी कभी जो है मजाक में जवाब भी होता है कि अल्लाह के बंदे, जब मैंने कहा अस्पताल जाइए तो यकीनन कोई ना कोई होगा ना वहाँ पर, मेरा कोई सबॉर्डिनेट होगा, मेरा कोई जूनियर होगा वहाँ पर, डॉक्टर तो होगा ना। तो ये वो चंद चीज़ें थी। अब अगर आपके कोई सवालात हो बड़े स्पेसिफिक किस्म के, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो है वो महदूद इल्म के मुताबिक आपको जवाब दे सकूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि कोरोना इट्स टोटली न्यू डिजीज़, स्टार्टेड फ्रॉम December 19 फ्रॉम चाइना,
और इस पर जून शुरू हो चुका है, तो 6 महीने के अंदर अभी हम लर्निंग फेज के अंदर हैं। जो हमें बहुत सारी डिटेल मालूम हुई है, इसमें कुछ डॉक्टरों की जो है वो हिम्मत करने वाली चीज़ें हैं कि उन्होंने ऑटोप्सीज की हैं, यानी पोस्टमार्टम किए हैं, तब हमारे जो है कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक सवाल इस हवाले से ये है कि मुख्तलिफ टेस्ट कोरोना के जो है वो हो रहे हैं, पीसीआर टेस्ट है, एंटीबॉडीज़ हैं, स्क्रीनिंग है, तो ये ज़रा टेस्ट के बारे में बताएं, ये तीनों तरह के टेस्ट ये होते क्या हैं? अच्छा देखिए, कोरोना का डेफिनेटिव टेस्ट तो जो है वो सिर्फ पीसीआर है, यानी जो आपकी नाक में एक समझने की एक लंबी सी एक स्टिक होती है जिसके आखिर में एक स्वाब लगा हुआ होता है। जिन लोगों ने कभी जिंदगी में अगर थ्रोट स्वाब करवाया हो अपना, तो थ्रोट स्वाब की लेंथ की जो है वो नाक है, और वो पर्टिकुलर तरीके से जो नाक में डाली जाती है, और नाक के पिछले हिस्से में, इसको नेजोफेरिंक्स कहते हैं, तो नाक का पिछला हिस्सा तकरीबन यहाँ के करीब आगे पहुँचता है, वो कान के लेवल पे आके, कि वो लंबी स्टिक आपके नाक में डालते हैं वो एक मखसूस तरीके से, और वहाँ से वो स्वाब लेते हैं। उस स्वाब के अंदर जो है बेसिकली जो है वो आपका ये वायरस जो है अगर मौजूद है वहाँ पर, तो वो आपका वो पिक हो जाता है, उसको थोड़ा सा वो घुमाते हैं अंदर कि वो ले लें, और फिर उसको जो है वो अपनी मखसूस ट्यूब के अंदर वापस करके और उसको लेबॉर्ट्री ले जाते हैं। वहाँ पर वो उसके अंदर जो कुछ चीज़ मौजूद है इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, और फिर उसको मैच करते हैं। तो मैच करते हैं तो डीएनए या आरएनए टेक्निक के जरिए, तो पीसीआर जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटी-पीसीआर, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपका वाहिद डेफिनेटिव टेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर भी जो है वो 27 to 30% फॉल्स नेगेटिव होने के इम्कान हैं। फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? मेरी टेक्निक गलत थी, मैंने सही तरह से स्वाब लिया ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैं नेगेटिव हो गया। मैं हूँ कोरोना में, लेकिन क्योंकि मैंने अच्छी टेक्निक से काम नहीं किया, इसलिए मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई कि मैं जो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ, और मैं इस जो है वो ख्याल में रहा कि मेरा तो नहीं है, मैं घूमता रहा कि मैं तो टेस्ट करवा लिया था, मैं नेगेटिव हूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको अलामत हैं और आपका टेस्ट नेगेटिव भी है, तो आप यकीन करें कि आप पॉजिटिव हैं, और वही तमाम एहतियात जिसका हमने जिक्र किया वो सारी करें। यही वो एक नुक्ता है जो आम हमारे साथियों को, जो दोस्त हैं हमारे आवाम के अंदर, अब आम तो मैं भी हूँ ना, शहर में तो हमारे शहरियों को कह लें, समझने की ज़रूरत है कि जनाब मेरे तो 2 टेस्ट नेगेटिव थे, लेकिन मेरे अब्बा को उन्होंने कोरोना कह दिया डॉक्टरों ने, और डॉक्टर ये कर रहे हैं, डॉक्टर अगर अलामात हैं और टेस्ट नेगेटिव भी है, तो आपके पूरे चांस है कि आप हैं। एक तो चीज़ ही, दूसरी चीज़ एंटीबॉडी। अच्छा, फॉल्स नेगेटिव में एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि मुझे आज बुखार चढ़ा था, मैं आज ही चला गया टेस्ट करवाने के लिए, तो फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 5 डेज है। मुझे अगर आज लगा था कहीं से, ये 2 दिन पहले लगा था कहीं से, और मैं बुखार में आज चला गया और नेगेटिव आ गया, तो मैं उससे पागल ना बनूं, बेवकूफ़ ना बनूं। अगर मेरी अलामात हैं, जो मोटी मोटी अलामात हमने बताई, तो मैं अपने आप को वो समझूं, और चंद दिनों के लिए, अब तो 10 दिन की कर दी गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन या आइसोलेशन की पीरियड को, तो चंद दिनों के लिए अगर मैं एहतियात कर लूँ आइसोलेट, तो कोई हर्ज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने एंटीबॉडी टेस्ट बताई, ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं है, बल्कि ये वो टेस्ट है जो ये बताता है आपको कि आप एक्सपोज्ड हुए या नहीं हुए। ठीक है ना? अब आप ये बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि जो इस पर जो हो रहा है, प्रोफेसर ताहिर शमसी जो इस पर स्टडी कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, बीमारी को झेल चुके हैं, भुगत चुके हैं, और अब क्लीन हो गए, तो उनके अंदर एंटीबॉडी टेस्टिंग करके, और वो तमाम लोग जिनके अंदर एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही हैं, उनका प्लाज्मा लेके और फिर ऐसे मरीजों को लगा दिया जाए जो अभी बेचारे उस मर्ज से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी रिकवरी हो जाएगी। ये 2 टेस्ट है, इसके अलावा कोई तीसरा टेस्ट नहीं है। तो रिकमेंडेड टेस्ट जो है वो अभी तक एनआईएच जो हमारा अपना इदारा है इस्लामाबाद से, उसको कंट्रोल किया जाता है, इस्लामाबाद में इसका है कि वो पीसीआर ही है। तो बाकी अगर कोई ये कहता है कि आपका टेस्ट कर दें और आपको एंटीबॉडी जो है वो हमने आपको बता दिया, अब आप जो है वो नेगेटिव है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप घूमने फिरने के काबिल हो गए और आप जो है मज़े से और धड़ल्ले से दूसरे लोगों को बर्बाद करते फिरें। तो अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और एंटीबॉडी के लिए बड़े मखसूस हालात में हो रहा है, हर एक का टेस्ट एंटीबॉडी नहीं हो रहा।
हमारे साथ मेजर खान साहब मौजूद हैं और चेजअप के अंदर ये हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह हैं। तो मेरे साहब, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें और ये कोई गुफ्तगू जी करना यूसुफ, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आ रही है मेरी क्लियर आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला है और अपनी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। और इस वक्त मेरा ख्याल है ये ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, तो हर ज़बान पे हर जगह एक यही एक वर्ड है जो चल रहा है मुसलसल, कंफ्यूजन, पैनिक, सारा कुछ है। कुछ चीज़ें हैं मेरे जहन में, क्यूरीज हैं, मैंने कहा आपसे भी, क्योंकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि वो तो अब जोक बनने लग गए हैं कि हर बंदा पीएचडी हो गया है अभी कोरोना वायरस का। और तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही आ रही है, कौन सी गलत आ रही है, किस पे अमल करना है, किस पे नहीं करना है। उस पे कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, हो सकता है कि और लोगों के भी जहन में इस तरह के सवाल। एक तो ये मास्क के हवाले से आपने अभी जिक्र किया था कि एक आम नॉर्मल वर्कमैन के लिए जो सर्जिकल मास्क है, या हाउस होल्ड जो भी लोग हैं इस तरह के, उनके लिए सर्जिकल मास्क इज ओके है ना? सर मेरा आपकी आवाज अब खराब हो गई। अच्छा, मेरे ख्याल है कोई कनेक्शन में डिस्टॉर्शन। अब ठीक हो गई। ये मास्क के हवाले से पूछना ये था कि इसको फ्रीक्वेंटली, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है सही। इस मास्क को फ्रीक्वेंटली पहनना, मतलब एक लंबे टाइम के लिए, क्योंकि वो कुछ सुनने में आ रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, उसी को रीब्रीथ कर रहे होते हैं। इसकी कोई एसओपी, कोई स्टैंडर्ड है, कोई इंस्ट्रक्शंस हैं इसके ऊपर कि इसको मतलब बेहतर तरीके से फिर इसका इस्तेमाल किया जा सके और खुदा ना खास्ता कोई इसका नेगेटिव असरात या इम्पैक्ट ना आ जाए। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था, क्या किसी को अगर इन्फेक्शन हो जाता है ये और वो इम्प्रूव कर जाता है, रिकवर कर जाता है, दोबारा एक हेल्दी कंडीशन में आ जाता है, क्या वो इंसान दोबारा भी इन्फेक्ट हो सकता है इससे? वो उतना ही वल्नरेबल है जितना पहले था? और तीसरा सवाल, एक सोशल मीडिया पे ही एक डॉक्टर अजमत मजीद साहब के नाम से कुछ इंफॉर्मेशन वायरल हुई है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो उसमें उन्होंने सारे वो देसी योगर्ट और लहसुन, अदरक, इस किस्म की चीज़ों के इस्तेमाल, उसकी ऑथेंटिसिटी, उन चीज़ों के हवाले से अगर कुछ थोड़ा सा हमें आप गाइड कर सकें कि किस तरह से इसको कंज्यूम जी करें। मैं बिल्कुल मैं आपके वन बाय वन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो री एंट्री इन द सिस्टम की बात हुई कि हमने मास्क लगाया हुआ है, कवर किया हुआ है, सांस बाहर निकल रही है और उसी को हम वापस अंदर ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाती है ना, तो आपको एक गुनूदगी और एक नींद की कैफियत से आना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप बेहोश भी हो जाते हैं, ठीक है ना। एज ए इंटेंसिव केयर फिजिशियन तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को अपनी रिपोर्ट्स में ज़्यादा देखते हैं बच्चों के अंदर, तो फिर हम जो है वेंटिलेटर की सपोर्ट को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑल्टर कर रहे होते हैं। एक तो बात ये कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर इतना ज़्यादा हो जाता तो बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाते। अगर आप उसको प्रैक्टिकली इस तरह से देखें कि वो तमाम आईसीयूज़ जहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, वहाँ एटलीस्ट 6 घंटे की ड्यूटी होती है। अच्छा, उस 6 घंटे की ड्यूटी के दौरान जो है वो आप N95 मास्क जो बिल्कुल कवर कर लेता है आपको, वो उसको जो है वो लगा के और वो प्रोटेक्टिव गियर पहन के, वाइजर लगा के, और बाद औक़ात उसके ऊपर भी एक सर्जिकल मास्क लगाया हुआ होता है डॉक्टर्स ने, वो पहन के 6 घंटे वो उसी यूनिट के अंदर रहते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड फॉर अ सेकेंड ड्यूरिंग द ड्यूटी टाइम। अच्छा, वो ड्यूटी में इतने सख्त ड्यूटी है वो, आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि कभी कभी तो वो डॉक्टर्स जो है एसएसजीज लगने लगते हैं कि इतने टाइट वो ड्यूटी के उनके जो स्केजल होता है कि वो आंख में खारिश हो रही होती है, पसीना आ रहा होता है, खुजा भी नहीं सकते, इसलिए ग्लव्स पहने हुए, उस ग्लव्स में अल्लाह जाने पता नहीं क्या कुछ लग चुका होता है मरीज को डील करते हुए, तो वो नहीं कर सकते। तो अभी तक कोई ऐसी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि उन डॉक्टर्स को, तो 6 महीने हो गए ना, अब तो वुहान से शुरू हुए हुए कि उन वुहान के उन डॉक्टर्स का कोई एनालिसिस हुआ हो और उनके बॉडी के अंदर CO2 की जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बेतहाशा मकदार मिली हो। एनेक्डोटल पेपर ज़रूर आए हैं, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी ज़ाहिर बात है ये तो एक बड़ा ट्रायल है। अच्छा, दूसरी उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच, चूँकि हम अभी उन
आईसीयूज के अंदर नहीं है, मैं और आप, हम दोनों नहीं है उन आईसीयूज के अंदर, तो हम ये तो कर सकते हैं ना, लोग सिगरेट पीने के बहाने भी तो बाहर जाते हैं ना प्रेमिसेस से तो हम ये तो कर सकते हैं कि अगर हमें महसूस हो रहा है थोड़ी सी सफोकेशन, हमें महसूस हो रही थोड़ी सी सफोकेशन, तो हम किसी ऐसी जगह पे चले जाएं बाहर अपनी जॉब के अंदर से कि जहां लोग मौजूद ना हो, और वहां जाके अगर हम थोड़ी देर के लिए मास्क उतार के अपना और लंबी गहरी सांस ले लें चंद मिनट के लिए, तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। बताओ, डॉक्टर ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे मास्क लगा हुआ होता है, लेकिन जो ही पेशेंट कमरे से बाहर जाता है 8-10 पेशेंट देखने के बाद, तो मैं अपने असिस्टेंट से कहता हूँ यार 2 मिनट दे देना मुझे, तो वो 2 मिनट मुझे देता है, मैं मास्क नीचे करता हूँ और उसका लंबी 2-4 सांसें लेके और फिर लगा लेते हैं मास्क। तो ये प्रैक्टिकल है। बाकी जो आईसीयूज में बेचारे डॉक्टर्स हमारे साथी काम कर रहे हैं, बाकी उनको सल्यूट है। और जो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एसएसजीज होते हैं, जिन हालात में वो काम करते हैं, तो वो जो है वो शायद प्रैक्टिकली हमको अब अंदाजा हो रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल आपका था कि आपका माइक सर इन्फेक्शन मेरा दोबारा ख्याल, हो जाना। हाँ, इन्फेक्शन दोबारा हो जाना। सर इसमें रिसेंटली एक स्टडी जो है वो वुहान से ही आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो है अपना आर्टिकल इस पर लिखा है कि वुहान में कोई हफ्ता 10 दिन पहले 9 मिलियन लोगों का 10 दिन में उन्होंने टेस्ट किया। 9 मिलियन, 90 लाख, यानी आधे कराची का रफली कह लें आप, उन्होंने टेस्ट किया और उसमें से उनको 287 पॉजिटिव मिले। 9 मिलियन का टेस्ट किया गया, वुहान की आबादी 11 मिलियन है और उसमें से 9 मिलियन का टेस्ट किया गया, 287 उसमें से पॉजिटिव मिले। उन 287 को मजीद डिटेल में देखा गया तो उसमें सिर्फ एक को उन्होंने कहा कि दिस इज री इन्फेक्टेड। अब 9 मिलियन में से एक को निकाला तो रेशियो तो बहुत ही मिनिस्कल बन गया ना, तो आप ना होने के बराबर समझें कि ये जो है वो री इन्फेक्शन के चांस है, लेकिन बिल्कुल फिर भी ना होने एहतियात के बराबर। बेहतर है, एहतियात कर ले हाँ, अगर किसी एहतियात को तो जाहिर हो। बात है, मतलब उसमें उन्होंने ये कहा कि बात हुई कि अगर आप नेगेटिव भी हैं और आप इन्फेक्शन से गुजर के भी आ चुके हैं और अल्लाह ने आपको दोबारा ज़िंदगी दे दी है, तो आप जो है वो एहतियात तो ना छोड़ें। उसकी वजह ये है कि अभी तक तो ये स्टडीज़ भी हो रही है कि हम ठीक होने के बाद, बीमारी से ठीक होने के बाद कितने अरसे शेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों में होता है ना, हम शेडिंग कर रहे होते हैं, तो हम साइलेंट किलर क्यों बने? साइलेंट किलर बन जाए कि जनाब आपने जो है वो आपने मास्क उतार दिया, लेकिन आपके घर में आपकी माँ, बीवी, बच्चे, भाई, बहन, रिश्तेदार, जानने वाले, अब आपने पार्टी शुरू कर दी और हो गया काम सबका। तो ये तो एक एहतियात तो जो है मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। और तीसरा सवाल थोड़ा सा सर मैं तीसरा सवाल मैंने वो डॉक्टर अजमत मजीद का वो इम्यून जी 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 सिस्टम जी, को हाँ स्ट्रॉन्ग बिल्कुल करने बिल्कुल के लिए जो सर, बात। उसमें कुछ चीज़ें बड़ी काम की हैं। देखिए ना, दही खाने से मुझे क्या नुकसान है, कलौंजी खाने से मुझे क्या नुकसान है, शहद खाने से मुझे क्या नुकसान है, या अदरक की चाय पीने से मुझे क्या नुकसान है। ये तमाम चीज़ें तो हमारे रोज़ाना के इस्तेमाल में है ना। वजह मैं पर्सनली 6 महीने से ऊपर के बच्चों को दही खिलाने की तरगीब देता हूँ। ये मैंने अपनी अम्मा से सीखा, ठीक है ना, मेडिकल की किताब ने मुझे कहीं नहीं सिखाया ये, लेकिन मेरी अम्मा ने जो मुझे सिखाया और उसके फ़ायदे मिलते हैं। WHO आप कहती है कि प्रोबायोटिक आपकी पेट की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, दही तो सारा का सारा प्रोबायोटिक है। इसी तरह अदरक के अंदर, कलौंजी के अंदर इसके फ़वाइद तो है ना। अच्छा, असल में हमारा अलमिया जो वो ये है कि हमने अपनी चीज़ों पर कभी रिसर्च ही नहीं की कि अदरक के क्या फ़वाइद हैं, लहसुन के क्या फ़वाइद हैं, खजूर के क्या फ़वाइद हैं। तो हम बस भेड़ चाल में चलते रहे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप, मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, न्यूरोनटल इंटेंसिव केयर चलाता हूँ, तो मैं उसको तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। एक चीज़ होती है नफ्सियाती फ़ायदा, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। नफ्सियाती फ़ायदा जो है वो आपका अगर होगा कि अगर मैं आज ये सोच लूँ कि बस मैं तो मर गया, मैं ना मरते हुए भी मर जाऊंगा, कि इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊंगा कि मेरा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो इम्यून बूस्टिंग बहुत सारे जो है वो खाने हैं, और उसको, लेकिन उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये इलाज है। इलाज नहीं है, कोरोना का कोई इलाज नहीं है अभी तक। लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी विल पावर, आपकी अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, आपके अच्छे खाने खाने से, अच्छे खाने से मुराद महंगा नहीं होता। अदरक आपके घर में है, लहसुन आपके घर में, खा लेंगे थोड़ी बहुत तो कोई नुकसान तो बहरहाल नहीं होगा। लेकिन ये सोच के मत खाइए कि ये इलाज है।
ये सोच के खाइए कि अल्लाह ताला की एक वो नेमत है जो मेरे पास अवेलेबल है, इससे हो सकता है मुझे फ़ायदा हो जाए, तो आपको नफ्सियाती फ़ायदा तो हो ही रहा है। तो डॉक्टर साहब, असल में मैं चाह यही रहा था कि मैं अगर किसी को ये बात कहूंगा इन चीज़ों के फवायद के हवाले से, और एक डॉक्टर अगर बता रहा होता है ये चीज़ें, तो उसका साइकोलॉजिकल, भले वो कोई होता है ना कि उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत जी, ज़्यादा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इम्यून सिस्टम का मेरा जो मेन कॉन्टेक्स्ट था इम्यून सिस्टम के हवाले, और नो डाउट ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, होनी चाहिए, रेगुलर डाइट्स में होनी चाहिए हमारे। लेकिन जब आप कह देते हैं कि यार इसको इलाज के तौर पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो वो फिर रेगुलरली यूज भी हो रहा होता है और उसी तरीके से उसका असरात, उसका फायदा भी पहुंच रहा होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि और भी ऑडियंस बैठे हुए हैं, उनकी भी नॉलेज में हो कि ये घर में मौजूद होती है चीजें जो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर ये लेकिन इस्तेमाल करके हमारा। जी हमारे जी डॉक्टर। सालन में अदरक रोज इस्तेमाल होती है, लहसुन रोज जी जी। इस्तेमाल होती है, ठीक है, शहद भी आमतौर पे हमारे घरों के अंदर मौजूद होता है। अब तो शहर के अंदर भी खासी जो है वो लोगों को उसकी अफादियत का अंदाजा हो गया है, वरना गांव के अंदर तो जाहिर बात है शहद जो है वो लोगों अपने घरों की छतों से निकाल के इस्तेमाल करते हैं वो शहद के छत्तों से। तो ये तमाम चीज़ें, कलौंजी जो है वो, काले दाने, वो जो है वो कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक मखसूस इस्तेमाल तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी जो है वो ठीक नहीं है। अगर मैं कहूँ जी कि मैं रोज़ाना जो है वो 4 लहसुन या 5 लहसुन के जो है वो छोटे से जुए जो होते हैं वो खाऊंगा, तो हो सकता है मेरी तेज़ाबियत की ऐसी कम तैसी हो जाएगी। तो लिमिटेड सही इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है। लिमिटेड इस्तेमाल करें कि सही थोड़ा सा अगर आप अदरक की चाय बना के पी लेंगे तो कोई हर्ज, जिसको सौंठ की चाय कहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। आप अगर जो सही। है वो आप आपकी लौंग डॉक्टर से, साहब अपनी कोई कोई एडवाइस, कोई इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा एक्टिवेट और एक्टिव रखने के लिए आप फलों खुद का कोई। इस्तेमाल सर, फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल। अच्छा ठीक है। अगर आप ये कह लें, मैं गोश्त को मना नहीं कर रहा, गोश्त हम्म। किसी किस्म को ये मना नहीं कर रहा, लेकिन फ्राइड खाने, बहुत ज़्यादा मसाले वाले खाने, हम सादगी की तरफ वापस आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की सबसे अच्छी चीज़ वॉक, जॉग, एक्सरसाइज। सही वॉक करें, जॉगिंग करें। मेरी तरह बूढ़े हो गए तो कम से कम वॉक तो कर ही लें, अगर जॉगिंग नहीं कर रहे हैं तो। सही सही। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से आई एम डन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने को क्लैरिफाई अच्छा किया। डॉक्टर किसी और का अगर कोई साहब, जी कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सफदर भाई को सवाल है, आपने अनम्यूट किया था माइक। असल में सर मेरे पास ये इन्फेक्शन आया हुआ है घर में। मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनको जो है ये पूरा घर इन्फेक्टेड है, एंड शी इज फीडिंग मदर। अब जैसे कि बच्चों के लिए आप खुद भी स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के, ठीक है ना, तो मेरा ये सवाल ये कि अगर मॉम इन्फेक्टेड है एंड शी इज ऑन फीडिंग, तो क्या उसको फीड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? आया कि अगर वो फीड करा रही तो ऐसा तो नहीं कि वो उसमें भी ट्रांसफर हो रहा है वो वायरस? सर उसमें अगर वो अपनी प्रोटेक्शन लेके आपकी बहन फीड कराएंगी बच्चे को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटेक्शन क्या है कि उनके हाथ बार बार धोती रहें वो, बच्चे को, खासतौर पर बच्चे को जब हैंडल कर रही हैं वो, उससे पहले हाथ जरूर धोए लाजमी तौर पर, और ठीक है। मास्क लगाकर जो है वो फीड कराएं। मास्क लगाकर फीड कराने में हाथ धोने ठीक के है। बाद कोई हर्ज नहीं है। सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यूनाइटेड स्टेट्स, डब्ल्यूएचओ, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ये तमाम चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं कि बच्चे की फीडिंग जो है वो ना रोकी जाए, बिल्कुल करवाएं। हाँ, अगर माँ अल्लाह ना करे इस हालत में आ गई है कि माँ की अपनी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मसलन उस बेचारी सांस के मर्ज में मुब्तला हो गई है, तो उसको खुद जो है वो अपनी सांस नहीं आ रही, मुश्किल में है, तो जाहिर बात है फिर हम चाहेंगे कि बच्चे का जो है वो टेक केयर कोई और कर ले। तो उसके अलावा अगर माँ एसिम्प्टोमेटिक है, उसको अलामात नहीं है, सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव। अपने आप को कवर करते हुए आप बच्चे को फीड कराएं। 2 साल से कम उम्र बच्चों को तो हम मास्क लगाने को भी मना करते हैं कि सफोकेशन हो जाएगी, तो माँ फीड तो करा सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। बस माँ जो है मास्क पहने, अच्छी तरह मास्क पहने और साबुन से हाथ धो के फीड करवाए। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये था कि मतलब जैसा कि आपने अभी पहले ही बताया भी है कि ये जो है बहुत नैनो चांसेस हैं कि ये रिपीटिव हो, लेकिन जैसे जी कि हम देखते हैं कि क्योंकि ये एक
जिससे कहते हैं बिगड़े हुए नज़ले के ही एक बुरी किस्म है कि जिसमें आपका जो क्या नाम कोल्ड है वो बिगड़ जाता है। ऐसे ही ना कोल्ड फीलिंग जो है आपकी वो बिगड़ जाती है, यानी नज़ला ही आपका जो है वो बिगड़ जाता है। तो वो तो हमारे पास सिम्टम्स कभी भी रहते हैं, गर्मी में, सर्दी में, किसी को सर्दी का नज़ला होता है, किसी को गर्मी का नज़ला होता ही रहता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये भी इसी तरीके से रिपीटिव हो, बिल्कुल मतलब इस नॉर्म बात के ना हो? हाँ बिल्कुल इस बात के इम्कानात तो हैं कि ये अगले सालों में हो सकता है थोड़ा सा म्यूट होकर, थोड़ा सा तब्दील होकर हमारे आसपास रहे। वैसे रहेगा तो सही, जाहिर बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई वायरस आया और स्विच ऑन और स्विच ऑफ, कि आज इस तारीख को आया तो इस तारीख को खत्म हो जाना है, ऐसे तो नहीं। ये रहेगा हमारे आसपास। कुछ हम इसके आदी हो जाएंगे अपनी प्रोटेक्शन के साथ, कुछ जो है वो ये म्यूट हो जाएगा दीगर वायरस की तरह। अगर आप इन्फ्लुएंजा की बात करें, जो आपने जिक्र भी किया, जी जी। तो इन्फ्लुएंजा तो हमारे आसपास है ना, इसकी वैक्सीन भी मौजूद है। इसके साथ भी अमेरिका में सालाना 50,000 लोग इन्फ्लुएंजा से मर जाते हैं। असल में देखें ना, इसमें पैनिक से ज्यादा जो है वो ये कि हम अपने हवास को काबू में रख के, बीमारी तो है, बीमारी से कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करता है वो मतलब लाला लैंड के अंदर रहता है या फुलिश पैराडाइज के अंदर। उसको तो अब क्या करें, साजिश दुनिया बहुत सारी है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स को जो है वो डॉलर्स मिल रहे हैं। मैं तो अभी तक इंतजार में, अभी तक तो नहीं है मेरे पास। खामा कहीं रोजाना मुझे जो है वो निकलना पड़ रहा है काम करने के लिए। डॉलर्स मिल जाए तो मैं भी कुछ सुकून की जिंदगी गुजारूं। वायरस रहेगा आपके आसपास, अपनी आदत को हमें थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। जापान से आने थैंक वाली इत्तलात जो वो ये हैं कि चूंकि वहाँ लोग रेगुलर मास्क पहले से कर रहे थे इस्तेमाल जापान के अंदर, तो वहाँ इस वायरस ने वो तबाही नहीं पहुंचाई जो स्पेन में, इटली में, इंग्लैंड में या अमेरिका में पहुंचाई। ठीक है ना, वहाँ मास्क उनकी रूटीन का हिस्सा था कि जब वो घर से बाहर निकलते थे तो मास्क पहनते थे। तो वो उनको, और हाथ की सफाई भी उनके यहाँ बहुत कॉमन चीज, जापान से जो इत्तलात हैं पढ़ने को मिल रही हैं, तो वहाँ उतनी तबाही नहीं हुई, बहुत कम इसका हुआ। उन्होंने लॉकडाउन भी नहीं किया इसलिए कि उनकी जो रूटीन थी वो सही थी। तो अगर हम ये चीज़ें कर लें कि हम अपनी ग़िज़ाओं को ठीक कर लें, कि हम सादी ग़िज़ा पे आ जाएं, हमारी बीमारियां भी कम हो जाएंगी। बीमारियां कम होंगी, मसलन अगर मैं अपने शक्कर के इस्तेमाल को कंट्रोल रखूँ शुरू से, तो जो जेनेटिकली डायबिटिक होना है वो शायद होगा, उसके अलावा लोग जो है डायबिटीज़ कम शिकार होंगे। जब कम डायबिटीज़ होगी तो कम बीमारियां होंगी, कम ब्लड प्रेशर होगा कम बीमारियां होंगी, कम जो है दिल के अमराज होंगे तो कम बीमारियां होंगी। तो हमने वायरस के साथ जिंदा रहने का फ़न सीखना है। वो फ़न क्या है? मास्क एंड सफाई, दो ही चीज़ें हैं। अब बिला ज़रूरत जो है वो पार्टी, आप सोचिए ना कि यूरोप जो है वो, दे आर पार्टी एनिमल्स। तो मजाक में कहा जाता है कि यूरोपियंस जो है पार्टी एनिमल है। रात को जो है वो उन्होंने डिस्को जाना होता है, रात को उन्होंने जो है वो महफिलें सजानी होती है अपनी देर, लेट नाइट। और वीकेंड तो आप समझ लें कि क्या कुछ होता है वहाँ पर, आपको शायद उसका अंदाजा हो जो लोग यूरोप में रहें। और तो उन सब पे भी तो पाबंदी लगी हुई है ना। अगर साजिशी थ्योरी इतनी कामयाब होती तो ट्रिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स का नुकसान हुआ है एयरलाइन इंडस्ट्री को, सिर्फ एक इंडस्ट्री, उनकी सयाहत की इंडस्ट्री को ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। तो वो अब वायरस के साथ जीना सीखना चाहते हैं, हमें भी सीखना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास तो पहले से ये सारी हिदायत मौजूद है ना। क्या हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई का हुक्म नहीं दिया? क्या हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एटिकेट्स नहीं सिखाए, खांसने और छींकने के? सिखाए हैं ना हमें, हम उनको इस्तेमाल करें। यही एटिकेट्स हम अपनी आम जिंदगी में लागू कर लें तो शायद हम वायरस के साथ जीना सीख जाएं। जीना तो पड़ेगा सर, और ये वायरस हमारे आसपास रहेगा। थैंक यू सर, आई एम डन फ्रॉम हियर, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी मुझे बिल्कुल आ रही है आवाज। अच्छा डॉक्टर साहब, फेसबुक पर एक साहब ने सवाल पूछा कि आजकल सना मक्खी का बड़ा चर्चा है कोरोना के हवाले से, तो इस पे क्या, इसकी क्या सदा? लेकिन पहली बात तो ये कि मैं हकीम नहीं हूँ कोई, इसलिए मेरे पास इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं। जितनी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां, मैं बिल्कुल इस बात का इनकार कभी भी नहीं करता और ना करूंगा। और आज बिल्कुल लाइफ आपसे कह रहा हूँ इस बात का कि हिकमत हमारी जो है वो बड़ी काम की चीज़ है। हमारी बदनसीबी, हमारी बदकिस्मती कि हमने उसको वो वैल्यू नहीं दी। हम अगर इसको रिसर्च कर लेते, हकीम सईद साहब शहीद का जो मंसूबा था उसको अगर प्रॉपरली चलाया जाता है कि एलोपैथिक मेडिसिन और हिकमत को
तो कंबाइन करके हम कोई जो ऐसी चीज़ बनाने में कामयाब हो जाएं जो थोड़ी सस्ती भी हो और कारआमद भी हो, हम इस पर अभी तक कामयाब नहीं हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर काम की चीज़ें हैं। मसलन आप शहद ले लें ना, शहद के अंदर अल्लाह ताला ने का शिफा है। अब उस शिफा को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें अगर ये रिसर्च जो है वो हम ही को करनी चाहिए थी ना। तो इसमें हमारा फेलियर है, मेरा फेलियर है। आप सना मक्की के जो है वो जहाँ तक ताल्लुक है, तो चूंकि मुझे इसके इल्म नहीं है, तो जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है और फार्मासिस्ट से बात करने के बाद, वो फार्माकोलॉजी मुझसे ज़्यादा अच्छी जानते हैं, उन्होंने कहा कि इसके फ़ायदे भी हैं लेकिन इससे जो है वो नुकसानात भी हैं, तो एहतियात के साथ इस्तेमाल करने की उन्होंने बात की। लेकिन अब जाहिर बात है ये रिकमेंडेशन मैं तो नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता कि मेरा इल्म इसमें बहुत ही महदूद है। तो इसलिए मैं तो इसमें माजरत करूँगा कि आप जड़ी बूटी अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी मुस्तनद हकीम से पूछ के कीजिएगा, हर एक फेसबुक से पूछ के मत कीजिएगा। अच्छा, मजीद किसी साथी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछे, वरना हम आखिरी सवाल की जानिब बढ़ेंगे और फिर आज के सेशन का इख्तिताम की जानिब जाएंगे। जी, कोई सवाल है मजीद? अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि हमारा ताल्लुक एक रिटेल इंडस्ट्री से है और यहाँ पर बड़ी तादाद में कस्टमर्स स्टोर्स के अंदर आते हैं, तो बहैसियत डॉक्टर जो लोग खरीदारी करने आते हैं कस्टमर्स, तो उनको क्या आप हिदायत दें? देखिए, सबसे बड़ी हिदायत तो वही, वो 3 बुनियादी चीज़ें अगर आप अपने स्टोर्स के अंदर भी सैनिटाइजर्स लगा दें मुख्तलिफ जगहों पर, कि ये आपकी एक कर्टेसी सर्विस है कि लोग जो है वो आपके टेबल टॉप्स को इसको टच करते हैं। तो मैं आपकी सफाई पे भी बात करते हैं अभी कि आपकी जो वो शेल्फ की सफाई कैसे होनी चाहिए। सैनिटाइजर लगा दें, मास्क चाहे आप कर्टेसी के तौर पर ही जो है वो कपड़े के मास्क की लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि प्लीज़ हम स्टोर के अंदर जो है वो बगैर मास्क के अलाउ नहीं करेंगे किसी, ठीक है ना, सिवाय 2 साल से छोटे उम्र के बच्चों को। और उस पर भी आप बात कह सकते हैं कि प्लीज़ अगर आप बच्चों को ना लेके आएँ तो बहुत ही अच्छा है, रश वाली जगहों से बच्चों को बचाएं। और आपका आना ज़रूरी है तो आप आइए, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कि अगर आप घर पे रहें और ऑनलाइन शॉपिंग कर लें हमसे तो ज़्यादा अच्छा है हमसे, कि और सैनिटाइजर्स लगा दें, मास्क आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, गेट पे रख दें कि अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो ये ले लीजिए हमसे, ठीक है ना। या आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी बट कर्टेसी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं आपकी जो स्टोर की सफाई की, तो वो जो ब्लीच है आपका रेगुलर ब्लीच जो होम ब्लीच कहलाता है, वो 4 लीटर पानी के अंदर और 1/3 कप जो हमारा रेगुलर चाय का कप होता है, तो आप इसको समझ लें वो 8 आउंस का होता है 240 ml का, तो 80 to 100 ml आप जो है वो ब्लीच डाल के और उस सोल्यूशन से आप अपने डोर नॉब से लेकर और शेल्फ टॉप तक और फर्श सबको उससे दिन में अगर 2 मरतबा साफ कर दें तो आपने, मेरा ख्याल है, शायद अपने हिस्से का खासा काम कर दिया। आपने अपने हिस्से का खासा काम कर दिया, तो उसके बाद जो है वो फिर अगर उसके बाद भी कोई जो है वो मुब्तला होता है किसी चीज़ से, तो फिर शायद वो हमारी किस्मत थी कि हम उतना ही काम कर सकते हैं ना जितने हमारे बस में। तो अब हर एक को आप N95 मास्क देकर खड़ा नहीं कर सकते, तो आप चाहे क्लोथ मास्क ही दे दें कि ठीक है जी हमने सिलवा के आपके लिए रख दिए हैं, उस पर आप चाहे तो अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को लोगो भी लगा दें कि ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है, आप इसको घर में धो के इस्तेमाल कर लीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं मेजर तुफैल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एंड नोट पर जो है वो एंड नोट पेश करें और उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। जी मेजर साहब। थैंक यू यूसुफ। अच्छा, बस मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जिस स्टेज पे हम लोग पहुंच गए हैं, हमारी कंट्री की बात कर रहा हूँ खास तौर पे, और फिर जिस तरह यूसुफ ने कहा कि हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है या जो हमारी जॉब है, हम मजबूर हैं कि हमने आना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स इस वक्त डॉक्टर कम्युनिटी है। जिंदगी किसको प्यारी नहीं है, घर वाले किसको प्यारे नहीं है, लेकिन अगेन वो एक है हमारी, किसी ना किसी ने तो ये काम करना है, तो ये लोग आगे खड़े हैं। इसी तरीके से हम लोग भी मजबूर हैं कि हमें घर से निकलना है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ आवर जॉब्स। तो ये इस सेशन के टॉपिक का नाम तो वर्क प्लेस और इंडस्ट्री के हवाले से रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेकर जाऊंगा कि आप अपनी फैमिली सराउंडिंग इन्वायरमेंट,
आप वहाँ पे भी ये सारी चीजें देखें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि अगर मैं वर्क प्लेस पे बाय फोर्स मैनेजमेंट के कहने पे इम्प्लीमेंट कर भी लेता हूँ तो ठीक है, मैं तो सेफ हो गया, लेकिन घर पे या ऑफिस से बाहर निकल के मैं क्या कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ इंडिविजुअली हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इसकी। डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि ये है, एग्जिस्ट करेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, ये थ्रेट रिस्क उसी तरीके से मौजूद रहेगा। और हमने, आप लोग भी अब तक सुन चुके होंगे इस बात को बार बार, कि अब हमने सीखना पड़ेगा इसके साथ जीना, ये मौजूद रहेगा। तो इस वक्त इंडिविजुअली मैं खुद सबसे ज्यादा बेहतर अपना डॉक्टर भी हूँ, मुहाफिज भी हूँ, प्रोटेक्शन भी, मैं मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सीरियसली लेने वाली जरूरत हो गई है। अब बाकी में कंडीशन, शुरू में तो वो डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे थे, इंफॉर्मेशन लोग शकूक व शुबात में ही थे, लेकिन अब हमारे इमीडिएट जानने वालों में, रिलेटिव्स के अंदर केसेस आना शुरू हो गए। तो नाउ, और कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ भी रहा था एनसीओसी की, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स वालों ने, उनकी जो प्रेडिक्शन है वो जुलाई में पाकिस्तान के लिए बता रहे हैं कि शायद पीक टाइम पे पहुंच चुका होगा ये। तो ये बहुत ज्यादा इस वक्त एक्सट्रीम कॉशंस लेने वाला टाइम है हम सबके लिए, अपने घर वालों के लिए भी, आस पास पास पड़ोस में जिसका भी, जितना हम अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हैं हमें करने की जरूरत है। क्योंकि जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। काम वाम ये सारी चीजें बाद में दोबारा हो जाएंगी। जिंदगी है, अल्लाह ताला सलामत रखे सबको, लेकिन अगर जिंदगी है तो इंशाल्लाह बाकी मामलात भी चलते रहेंगे। गाड़ी स्लो जरूर हो गई है लेकिन चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो आप सब की दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे और सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। डॉक्टर साहब वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू, आपने इतना कीमती टाइम और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की हैं। तो अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर दे, अल्लाह ताला आपको भी हिफ्ज़ मान दे। Thank you very much. Thank you, Yusuf. Thank you for organizing this beautiful and wonderful session. Thank you very much. Thank you. यूसुफ प्लीज माइक ऑन कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू डॉक्टर साहब और तमाम पार्टिसिपेंट। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और आखिर में मैं अतीब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। उसने अतीब ने डॉक्टर साहब से रब्ता किया और सारी चीज़ों को अरेंज किया। और बाकी आज का ये सेशन हम यहीं एंड करते हैं। और जो लोग सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो फेसबुक पे ये इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, अगर वो इसको शेयर करना चाहें अपने रिलेटिव्स के साथ तो वो जरूर शेयर करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दें। दुआओं के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।